लगा दी। हेलो सर। हाँ सर सर हमारा भी कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब कर रहे हैं जैसे क्वेश्चन। जल्दी करिए, ठीक है, ओके जल्दी गुड मॉर्निंग करिए। सर। किसी की भी स्क्रीन पे क्वेश्चन रहेंगे नहीं। यस प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। हेलो। हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। सर असाइनमेंट देते टाइम वो जो आंसर है वो सही होने के बावजूद भी गलत दिखाता है। हेलो। जस्ट वेट शायद करना, सर शायद चले गए। ऐसा चलेगा, जस्ट वेट करना। भाई सेम प्रॉब्लम मेरी भी सेम। भाई लिंक शेयर कर दो ग्रुप में। अभी व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाना। हेलो। बन चुका है व्हाट्सएप ग्रुप। बन चुका है। हाँ, एक बार सर को अपना रोल नंबर देना तो सर ऐड कर देंगे। ओके। हम अभी कमेंट बॉक्स में दे। सर हेलो। सर आपका माइक बंद है। हेलो। सर आपका आवाज नहीं आ रही है। प्रवीण अपना ब्लूटूथ ऑफ कर लो, ब्लूटूथ। हेलो। हाँ, मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? यस सर। यस सर। आ रही है। रही है सर, आ रही है। स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। यस यस सर। Yes, sir. यस सर। ये ओपेक हम कर चुके थे, ओईसीडी हम ये ओईसीडी भी कर चुके थे ना? हाँ, ओईसीडी हमने यस सर कर चुके थे। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी हमने कंप्लीट कर लिया था। इंटरनेशनल एनर्जी फोरम कर लिया था। शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम करने जा रहे थे, ठीक है? सर तो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन से करना है। ठीक। तो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एससीओ इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। हेलो। हाँ,
तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO भी इसको शॉर्ट में बोलते हैं, SCO। सभी ऑर्गेनाइजेशन के शॉर्ट फॉर्म, उनके एब्रीविएशन, उनका बेसिक काम, ठीक है, ये हम सबको याद कम से कम जरूर होना चाहिए। मतलब इतना याद रहेगा तो हमारा लार्जली काम बन जाएगा, इससे ज़्यादा स्कोप नहीं होता है। पर ये भी बड़ा काम होता है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन हंड्रेड्स में है, शायद 200-250 ऑर्गेनाइजेशन तो बड़े ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इंटरनेशनली आपको याद करने होते हैं। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है जो एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, यानी कि चाइना और सेंट्रल एशियन कंट्री के द्वारा ये फाउंड किया गया था। बाद में इसमें इंडिया, पाकिस्तान को ऐड कर लिया गया, जिससे इसमें अभी 8 देश हैं। इसमें कुछ 4 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, डायलॉग पार्टनर्स हैं। ऑब्जर्वर स्टेट और डायलॉग पार्टनर हमने चर्चा की थी, शायद आपको ये क्लियर है कि मेंबर सर नहीं किया सर। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हमें ये शब्द मिलेगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हमें हमेशा अलग अलग स्तर दिखाई देते हैं। मेंबर्स हिंदी में बोलेंगे तो सदस्य, ऑब्जर्वर्स पर्यवेक्षक, डायलॉग पार्टनर्स, ये अलग अलग टर्म हमें अलग अलग संस्थाओं में सुनाई देते हैं, इनके नाम सुनने को मिलते हैं। तो जो सदस्य होता है, सदस्य क्या होता है? सदस्य सबसे क्लियर है कि जिसके पास पूर्ण अधिकार, सभी अधिकार, एक संगठन है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी आपने एक संगठन, एक संस्था बनाई हुई है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग सदस्य होंगे। सदस्य का मतलब वो, और अगर हम वो लोकतांत्रिक संगठन है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल में हर सदस्य के पास बराबर अधिकार होता है, इक्वल वोट, ठीक है, इक्वल राइट, अपने अधिकार आपके बराबर होते हैं। तो हर सदस्य के पास जो अधिकार होते हैं वो बराबर होते हैं। अधिकार कैसे कैसे होते हैं किसी भी संगठन में? फैसले लेने का अधिकार, जैसे हमारा संसद है, लोकसभा है, तो उसमें जो भी फैसले लिए जाते हैं वो डिसीजन कौन करता है? वो डिसीजन उसके मेंबर्स करते हैं, ठीक है, मेंबर्स, सदस्य उसका फैसला सुनाते हैं कि क्या चीज की जानी है। तो वो फैसला कैसे लेते हैं? सबसे पहले एक प्रस्ताव रखा जाता है, एक रेजोल्यूशन पास होता है, एक प्रस्ताव रखा जाता है संसद के पटल पर, और उस पर फिर चर्चा होती है। सभी लोग, पक्ष और प्रतिपक्ष, अपनी अपनी बात रखते हैं। कोई बोलता है ये सही है, कोई उसको काउंटर करता है कि नहीं ये सही नहीं है। तो दोनों पक्ष चर्चा करते हैं, दोनों पक्ष की चर्चाएं होती हैं। चर्चा होने के बाद वोट डाला जाता है, और वोट से जिस तरफ, अगर मान लो जो भी नियम बनाया हुआ है, तो जिधर भी बहुमत हो वो फैसला लिया जाता है। अगर यूनानिमस हो, सर्वसम्मति से हो तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा बहुमत से लिया जाता है। इसके अलावा भी जो भी अधिकार होते हैं वो उस सदस्य देश को हासिल होते हैं। ऐसे ही किसी भी संगठन में जो सदस्य देश होते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है, उनके पास पूर्ण अधिकार शामिल होते हैं। जितने भी ये अंतरराष्ट्रीय संगठन हैं वो हमेशा अपनी संख्या, काफी बार वो अपनी संख्या को बढ़ाना चाहेंगे,
क्योंकि कोई भी संगठन जितना बड़ा होगा, जितने उसकी सदस्यता बड़ी होगी या जितना उसके अंदर भागीदारी ज्यादा होगी, चाहे वो जीडीपी के उसमें हो या नंबर्स के उसमें हो, तो हर संगठन ये चाहता है कि हमारी जो सदस्यता है, भागीदारी है, वो बढ़े। उसके लिए वो नए सदस्यों को हमेशा चाहेगा कि कुछ लोग नए सदस्य जुड़े, या इसके उल्टा भी हो सकता है कि वो संगठन नहीं चाहता हो, परंतु कुछ लोग हों जिनको लगे कि यार ये संगठन अच्छा है और इसमें यदि हमें भी मौका मिले तो हम उसमें शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे करने के लिए, नए सदस्यों को ऐड करने के लिए दो तरीके अपनाए जाते हैं कि उनको ऑब्जर्वर या डायलॉग पार्टनर। डायलॉग पार्टनर वो लोग होते हैं जिनसे चर्चा चल रही है कि आप जो है जो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि हम जो है आपके संगठन का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो उनसे बातचीत चल रही होती है। जैसे मैं हिंदी का उदाहरण देता हूँ, जैसे शादी जो होती है, तो शादी से पहले एक स्थिति होती है जब हम कहते हैं कि भाई हमारी बातचीत चल रही है, कहीं बात चल रही है, अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, कुछ भी फैसला नहीं हुआ है, शादी होगी या नहीं होगी उससे पहले, जैसे होता है ना, सबसे पहले शादी पक्की हो जाती है, तो उसी तरीके से अभी बात चल रही है, पक्की होने से भी पहले, कि एंगेजमेंट होने से पहले ही अभी बातचीत चल रही है। तो वो स्थिति जिन सदस्यों की या जिन देशों की होती है, वो डायलॉग पार्टनर कहलाते हैं, कि हम एक दूसरे को जान लें। जो संगठन है वो अपने डायलॉग पार्टनर्स को जान ले और डायलॉग पार्टनर अपने ऑर्गेनाइजेशन को जान ले, तो आपस में वो चर्चा करें। जब इनमें वो बातचीत थोड़ी सी आगे बढ़ जाती है और जब दोनों एक हद तक सहमत हो जाते हैं, तो वो उन सदस्यों, उन देशों को एज अ ऑब्जर्वर कंट्री कि आप आओ, आप हमारे जो कार्यक्रम है, हमारी जो मीटिंग है, हमारा जो बेसिक फंक्शनिंग है, उसको ऑब्जर्व करो, आओ और देखो, ठीक है। तो वो फिर एज इन, नॉट एज मेंबर बट एज एन ऑब्जर्वर, जस्ट टू व्यू कि भाई होता क्या है, क्या क्या किया जाता है, मुझे क्या फायदा होगा, संगठन ये देखता है कि मुझे उसको क्या फायदा होगा, तो वो देश कहलाते हैं ऑब्जर्वर। तो हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनमें भी इसी तरीके की स्थिति होती है कि अलग अलग देश अलग अलग स्टेटस को रखते हैं। सर एक स्ट्रेटेजिक भी तो होते हैं। हाँ जी, स्ट्रेटेजिक पार्टनर। स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी मतलब इसी के बीच में एक और स्थिति है, इसी के बीच में एक और स्थिति है कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हम उसको जोड़ते हैं। जैसे बहुत बार ये होता है कि हमने लेट्स से कि हमने एक एसोसिएशन, एक कॉन्सेप्ट से बनाया, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, पर हम उसमें अमेरिका को ऐड करना चाहते हैं, तो वो एज एन स्ट्रेटेजिक पार्टनर, बेशक वो इंडियन ओशन का हिस्सा नहीं है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का हिस्सा नहीं है, परंतु वो हम उसे एज एन स्ट्रेटेजिक पार्टनर कि आगे चलकर वो हमारी जो रणनीति में, ओवरऑल रणनीति में काम आएगा, तो ऐसे देशों को हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर बोलते हैं। तो हमारे देशों में जिनका जैसा स्टेटस होता है उसके आधार पर इसको बांटा जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण और मोस्ट इम्पॉर्टेंट किसी भी उसमें मेंबर्स हैं, क्योंकि मेंबर्स के पास फुल सदस्यता है। तो ऐसे 8 सदस्य हैं हमारे एससीओ के अंदर में। 4 ऑब्जर्वर स्टेट हैं जिसमें अफगानिस्तान है, बेलारूस है, ईरान है और मंगोलिया है। ये देश एज एन ऑब्जर्वर एससीओ में जुड़ते हैं। और 6 डायलॉग पार्टनर हैं, अजरबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, तुर्की और श्रीलंका, ठीक है। और जो हमारा एससीओ है ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री तीनों चरित्र हैं इसके, ठीक है। तो ये एक मिलिट्री मतलब ये कंबाइंड है। ज़्यादातर हमारे संगठन में, फिर दोहरा रहा हूँ, ज़्यादातर संगठन हमारे इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, परंतु ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी है, राजनीतिक और मिलिट्री, एसईओ, ठीक, जो कि यूरेशिया की परिभाषा हमने पहले चर्चा की थी। तो यूरोप और एशिया के, जहाँ सेंट्रल एशिया वाला वो क्षेत्र, तो वो देश कहलाते हैं यूरेशियन कंट्री।
इसका एक इनिशिएटिव है ये रेड्स, एससीओ का एक इनिशिएटिव है रेड्स, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, रेड्स रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, हेडक्वार्टर ताशकंद उज़्बेकिस्तान में है और उद्देश्य इसका टेररिज्म, सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज्म। इस क्षेत्र में टेररिज्म की समस्या काफ़ी है, तो उसको हैंडल करने के लिए हमने ये एक रेड्स स्ट्रक्चर इसके अंदर क्रिएट किया हुआ है। और इसके अलावा ये काउंटर बैलेंस करने की कोशिश है कि नाटो को, क्योंकि वॉर्सो पैक्ट अब डिफंक्ट हो चुका है, वॉर्सो पैक्ट की कोई अहमियत नहीं रह गई है जब यूएसएसआर उसका जो की एलाई है वो खत्म हो गया। तो एक तरीके से ये एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है कि यदि हमें कल सिचुएशन होगी तो, क्योंकि इसमें कई महत्वपूर्ण देश हैं, चाइना है, रशिया है, इंडिया है, पाकिस्तान है, तो ये कई महत्वपूर्ण, इसके अलावा सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, तो ये देश नाटो को काउंटर बैलेंस करने का काम करते हैं। भारत ने इसके अर्बन डिजास्टर हैंडलिंग मीटिंग अटेंड की। इसके अलावा इंडिया का जो हेड ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर्स की मीटिंग इंडिया में करने का 2020 में इनका प्रस्ताव स्वीकार किया गया, उसके बाद ये आगे काम नहीं कर पाया। अच्छा, एक ये है अशगाबाद एग्रीमेंट, अशगाबाद एग्रीमेंट। अशगाबाद एग्रीमेंट एक मल्टी मोडल इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट ट्रांजिट कॉरिडोर है। मल्टी मोडल, आज के समय में इस तरीके के ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की भी काफी चर्चा चल रही है। काफी सारे ग्रुप केवल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के आधार पर है, क्योंकि कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर चीजों की पहुंच बनाने के लिए आपको एक रास्ता, एक गलियारा चाहिए, एक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर चाहिए जहां से सामान आ सकता हो, जा सकता हो। ठीक है, अगर हमें व्यापार हमारे लिए फायदेमंद है, ट्रेड इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, किसी भी देश के लिए ट्रेड उसका जितना ज्यादा होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, दोनों देश आर्थिक रूप से जुड़ेंगे तो वो फायदेमंद रहेगा। हाँ या ना? यस सर। हाँ सर रहेगा। अब ट्रेड के लिए हमारे पास, अगर हम दुनिया का नक्शा देखें, ट्रेड का मुख्य ट्रांसपोर्ट साधन क्या है? व्यापार के लिए मुख्यतः ज्यादा सबसे ज्यादा क्या यूज होता है? क्या साधन यूज होता है? सर कॉरिडोर्स, ट्रेड कॉरिडोर्स। पानी के जहाज से, जहाज, ठीक है, पानी के जहाज ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। आज के ज़माने में ज्यादातर जो कार्गो जाता है, आना जाना कार्गो का जो होता है, वो ज्यादातर पानी के जहाज से होता है। सही, ठीक है। अब पानी के जहाज से होता है तो पानी के जहाज की कुछ दिक्कतें भी हैं। वो दिक्कत क्या हो सकती हैं? टाइम कंजप्शन सर। टाइम कंजम्पशन? नहीं, टाइम तो इतना नहीं लगता, ये जाएगा कैसे ये? एक सीजन मायने रखता है कि कौन सा सीजन चल रहा है। देखो, ये जैसे अगर मैंने वर्ल्ड मैप खोला है और इस मैप को देखो, अब हमारा जितना जो व्यापार है, व्यापार के लिए मुख्य साधन क्या है? हमारे पास व्यापार का मुख्य साधन है सी कार्गो। मैं भी दिखाता हूँ। सर स्क्रीन नहीं शो हो रही है मेरे को। नहीं, मेरे ख्याल से तो हो रही है, सबको दिखाई दे रही है। और ये सर अब देखो, ये दुनिया का मैप है ना?
ये हमारा धरती है, ठीक है, ये इसका मैप है। आज के समय में, पहले एक जमाना था जब वास्को डी गामा और कोलंबस नहीं थे, उस समय हम इस समुद्र का इस्तेमाल नहीं करते थे। कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की? 1492 बताओ, 1492 है या 91 है? 98 से 98 अमेरिका कोलंबस, ठीक है, सुन लो, 1492, ठीक है, अमेरिका सर 92 है, ठीक। तो अमेरिका की कोलंबस ने 1492 में की, 1498 में भारत की खोज हुई। ये वो समय है 15वीं शताब्दी, लेट 15वीं शताब्दी में वो समय है जब पहली बार समुद्र को, पहले भी समुद्र इस्तेमाल होता था, परंतु जो ओपन ओशन है लोग उसमें नहीं जाते थे पहले। इससे पहले लोग समुद्र में तो जाते थे। भारत में लोग हड़प्पन संस्कृति के समय से समुद्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपने हड़प्पा की संस्कृति पढ़ी हो, सभ्यता पढ़ी हो, तो उस समय भी वो दूर दूर देशों में अपना व्यापार करते थे। पर वो व्यापार कैसे करते थे? वो अपनी नाव या जो भी छोटे छोटे जहाज होके लेके चलते होंगे, उन्हें बिल्कुल समुद्र के किनारे किनारे चलते थे। यस सर। डीप सी में नहीं जाते थे। डीप सी में जाने का बहुत बड़ा खतरा था। जो ओशन था उसमें कोई नहीं जाता था, क्योंकि समुद्र अथाह था, लोगों को रास्ते का भेद नहीं पता था। तो जो लोग भी ट्रेवल करते थे समुद्र में भी, तो वो किनारे किनारे ट्रेवल करते थे, जहां तक जा सकते थे वहीं तक जाते थे, उसके आगे नहीं जाते थे। ये फर्क आया, इसमें एक महत्वपूर्ण फर्क आया कॉम्पस का, मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास की खोज ने बहुत बड़ा अंतर लाई कि मैग्नेटिक खोज ने कंपास ने हमें, मैग्नेटिक कंपास आप सभी समझते हैं ना, दिशा सूचक एक यंत्र होता है जिसमें एक मैग्नेट लगी होती है, उसमें डायरेक्शन बताता है नॉर्थ। उसने हमें बहुत बड़ी हेल्प की कि हम ऐसे एरिया में, इन ओशन में भी जा सके। और फिर यहाँ पर पुर्तगाल और स्पेन, ये जो दो देश हैं, इनमें यहाँ पर खासतौर में स्पेन और पुर्तगाल के, इनके राजाओं ने काफी प्रमोट किया सी वॉयज को, समुद्री यात्राओं को इन्होंने काफी प्रमोट किया, और उसके कारण से कोलंबस, वास्को डी गामा और ये सब यहाँ पर आ सके। तो इसके बाद ओशन शुरू हुआ, और आज के समय में ओशन की स्थिति, समुद्र की स्थिति ये है कि अधिकांश व्यापार, अब देखो ये हमारे समुद्र में, ये देखो ये जितना ओशन में ना, ये जो चीजें दिख रही हैं, ये जहाज हैं, पानी के जहाज है, जो कहीं ना कहीं हजारों की संख्या में जहाज इस समुद्र में घूम रहे हैं। जितने भी समुद्र हैं उनमें ये घूम रहे हैं। अब ये तो ठीक है, अब इसमें एक दिक्कत भी है। इसमें कोई दिक्कत है? इसमें दिक्कत ये है कि अगर हम वर्ल्ड मैप की बात करते हैं, तो जो देश कोस्टल कंट्रीज हैं, उनको तो एडवांटेज है। जो पानी का जो रास्ता है, ट्रांसपोर्टेशन है, सी ट्रांसपोर्ट होता है, शिप होता है, ये बहुत कम कॉस्टली होता है, ठीक है, इसकी कीमत बहुत कम होती है इसमें चलना, क्योंकि इसमें कोई खर्चा नहीं है, इसमें चलना आसान होता है, इसकी कॉस्ट कम होती है सी ट्रांसपोर्ट की। पर लैंड से भी आदमी जा सकता है। पहले ज्यादा व्यापार लैंड के थ्रू होता था, यहाँ से चाइना से सिल्क रूट हुआ करता था, इंडिया से भी कुछ सामान जाता था, और भी कई सारे ऐसे ट्रेडिंग रूट हुआ करते थे जो पहले होते थे। तो धीरे धीरे ये लैंड रूट्स कम हो गए। कब कम हो गए ये लैंड रूट? जैसे जैसे ये नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आया, तो और समुद्री जहाजों का कॉन्सेप्ट आया, लोगों ने जमीन से चलना कम कर दिया, जमीन से आना जाना कम कर दिया, कि जमीन की बजाय वो पानी के जहाज से आने जाने लगे। समुद्र का जो कार्गो है वो पानी से आने जाने लगा। अब इसमें क्या है, कुछ नुकसान भी है। जैसे ये वाला जो क्षेत्र है, मान लीजिए यहाँ से हमें चाइना से कोई सामान भेजना है, इस जगह से सामान भेजना है, और लेट से यूरोप भेजना है,
तो एक रास्ता तो ये है कि हम ये पानी के रास्ते चलें और ऐसे करके सामान पहुंचाएं या ऐसे पहुंचाएं या पैसिफिक से पहुंचाएं, एक तो ये तरीका है। और इसमें भी सबसे ज्यादा नुकसान इन लैंड लॉक्ड कंट्रीज को है। ये सब जो लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं, और आज लैंड लॉक्ड कंट्रीज समझते हैं आप लोग? यस सर, स्थल रूप से घिरा हुआ, चारों तरफ से समुद्र की सीमा हो। जैसे ये मंगोलिया है, अब मंगोलिया को कोई सामान मंगाना होगा, ठीक है, तो उसके पास अगर सामान आएगा वो कैसे आएगा? हमने यूएन क्लॉज में भी पढ़ा था कि यूएन क्लॉज इस बात का प्रावधान करता है कि भाई जितने लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं उनको एक्सेस सी का एक्सेस दिया जाएगा। यहाँ तक ये प्रावधान है। जैसे भारत में है नेपाल, भूटान, हमने इनको रास्ता दिया हुआ है। जो भी यहाँ से, या तो यहाँ से आता है सामान या कलकत्ता से आता है, ये दो पोर्ट से सामान नेपाल और भूटान जाता है, तो हमें इनको एक्सेस देना पड़ता है। और ये जो लैंडलॉक्ड कंट्रीज है इनको नुकसान रहता है, क्योंकि भारत में तो कहीं भी सामान पहुंच सकता है। हमारे पास 3-4 बड़े पोर्ट्स हैं, यहाँ से सामान कहीं भी जा सकता है, और वो केवल भारत तक जा सकता है। अगर मान लीजिए अफगानिस्तान सामान पहुंचाना है, उज्बेकिस्तान सामान जाना है, किर्गिज़स्तान सामान जाना है, तुर्कमेनिस्तान सामान जाना है, तो इनके लिए बड़ी भारी समस्या है। इनको या तो ईरान से मंगाना पड़ेगा या पाकिस्तान से मंगाना पड़ेगा। तो ये जो देश होते हैं ये लोग लैंडलॉक्ड कंट्रीज कहलाते हैं। और आज के समय में जब नेशन स्टेट का कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग है ना, तो हमें पहले इतना स्ट्रांग नहीं हुआ करता था। कोई भी आदमी सामान लेके पाकिस्तान, अफगानिस्तान बड़े आराम से चले जाता था। आज वो स्थिति नहीं है। तो आज हमें जरूरत क्या है? लैंड कॉरिडोर्स की। हमें मान लीजिए टर्की सामान पहुंचाना है, तो हम समुद्र के जहाज से यहाँ से अगर पाकिस्तान राजी हो जाए, अफगानिस्तान राजी हो जाए, ईरान राजी हो जाए, तो ये एक रास्ता मिल जाएगा और सीधा हम टर्की सामान पहुंचा देंगे। ये यहाँ से ये यूरोप भी जा सकता है सामान। और लैंड से अगर कोई ऐसी ट्रेन चल जाए या कोई और ऐसा साधन सड़क बन जाए तो ये सड़क बहुत अच्छी होगी। पहले भी तो हम ये लैंड रूट्स को इस्तेमाल करते थे। सिल्क रोड अगर आप लोग जानते होंगे तो सिल्क रोड जो होता था ये इस्तेमाल करता था, है ना। तो ये सब रास्तों को वापस रिवाइव करने की बड़ी कोशिश आज के समय में चल रही है। कई इंटरनेशनल एग्रीमेंट, कई सारे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आपने सुना होगा। चाइना दोबारा से सिल्क रोड को रिवाइज कर रहा है। वो पाकिस्तान में एक वो बना रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है। हम BBIN की बात करेंगे, वो क्या होता है। तो ऐसे बड़े सारे हमारे ट्रांजिट या ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की बात चल रही है, जिससे हमारे पास समुद्र की आवश्यकता केवल ना रहे, और जो लैंडलॉक्ड रीजन है, जो ऐसे क्षेत्र हैं जो जमीन से घिरे हुए हैं, वहां भी सामान आसानी से पहुंच सके। तो उसी तरीके का ये एक एग्रीमेंट है, असबागात एग्रीमेंट, जो कि मल्टी मॉडल इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट ट्रांजिट कॉरिडोर है। मल्टी मॉडल क्या होता है? किसी भी मतलब, अब तो हमने पहले तो समझ लिया कि ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर क्या होता है। अब ये मल्टी मॉडल क्या होता है? मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर होता है जिसमें हम मोर देन वन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। मोर देन वन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, हम जो यातायात का साधन होता है वो एक से अधिक इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम रोड का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, सड़क परिवहन से भी कुछ सामान जा रहा है, रेल से भी जा रहा है, कुछ पानी से भी जा रहा है, ठीक है, वाटर या सी ट्रांसपोर्ट, इनका भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये मल्टी मॉडल हो गया, मतलब मल्टीपल मोड्स को इस्तेमाल कर रहा है, मल्टीपल मोड इस्तेमाल कर रहा है ये मल्टी मॉडल इंटरनेशनल ट्रांजिट कॉरिडोर। इस असबात एग्रीमेंट में ओमान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान हैं। एक बार देख लेते हैं। बाद में इसमें कजाकिस्तान भी इसमें ऐड हो गया। ईरान, तुर्कमेनिस्तान, ओमान, ये रहा ओमान, और कौन सा था, एक कौन रह गया, कजाकिस्तान,
कजाकिस्तान, यहाँ उज्बेकिस्तान उज्बेकिस्तान उज्बेकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और ओमान, इन लोगों ने मिलकर अपना एक अशगाबाद एग्रीमेंट किया है, जिसके जरिए से वो एक मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बना रहे हैं। ये इन देशों की, खासकर में इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज की बड़ी दिक्कत है, क्योंकि इनके पास कोई भी समुद्र का डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। तो ये एग्रीमेंट है अशगाबाद एग्रीमेंट, अशगाबाद एग्रीमेंट। पाकिस्तान ने भी 2016 में इस एग्रीमेंट को जोड़ लिया है। और ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, एक ये चल रहा है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, मतलब जो नॉर्दर्न रशिया तक कनेक्ट करेगा और नीचे सदर्न एशिया तक कनेक्ट करेगा, साउथ एशिया तक कनेक्ट करेगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। सर मेरी स्क्रीन ब्लैंक दिख रही है, वो कंटेंट शो नहीं कर रहा है मेरे में। एक काम करोगे आप, लॉग आउट करो और लॉग आउट करके लॉग इन करो, ठीक है, दोबारा से एक बार लॉग इन करके कैशे क्लियर कर लेना पहले एक बार अपने डाटा सेटिंग में जाके, उसके बाद ज्वाइन करने की कोशिश करो। सर और कैसे तो किया है क्या? अच्छा ठीक है। और आप आईडी से ज्वाइन कर रहे हो, कैसे ज्वाइन कर रहे हो? सर लॉगिन करके सर कुछ किया बच्चे मैंने। सर कुछ बच्चे क्या करते हैं कि क्लास चलते रहते हैं ना, तो उस क्लास के बीच में ना वो स्क्रीन स्विच करते जिसकी वजह से फिर नहीं दिखता है। तो ऐसा मत करो आप, स्क्रीन शिफ्ट मत करो, ठीक है, आप ये स्क्रीन चेंज मत करो, एक बार लॉगिन करके देखो। और किसी के कोई क्लास करता हो और उसको माइक्रोसॉफ्ट टीम्स आईडी ना मिली हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज कर देना, क्योंकि ज़्यादातर मैसेज जो करते हैं वो बच्चे हैं जो क्लास नहीं कर रहे होते हैं, वो केवल व्हाट्सएप ग्रुप में ही एक्टिव होते हैं, क्लास में एक्टिव नहीं होते हैं। और मैंने भी अपना एक स्टैंड लिया है, नहीं मिला है और आप क्लास करते तो काइंडली देखो, मुझे दो ही चीज़ की ज़रूरत है, मैं दोहराता रहता हूँ हमेशा कि आप अपना जो मुझे अपना क्लास का नंबर दे दो कि मैं सर रेगुलर क्लास कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और मुझे असाइनमेंट का स्टेटस भेज दो कि सर मैंने इतना असाइनमेंट कर लिया है, इतना मेरा बचा हुआ है, मुझे दे दो। और सर मैंने आपको सेंड कर दिया है। अच्छा किया है तो आपको मैं एंटरटेन कर लूँगा, ठीक है। संडे तक जितने आए थे, मंडे तक वो मैंने कर दिए थे, अब उसके बाद अगर आपकी रिक्वेस्ट आई होगी तो वो मैं आपको कर दूंगा, ठीक है। किसी और कोई भी बचा हुआ हो जिसको ये प्रॉब्लम हो, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स आईडी इस्तेमाल करने से आपकी प्रॉब्लम थोड़ी सी कम हो जानी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बाकी सब देखो टेक्निकल हैं कुछ चीज़ें, तो आप लोग गूगल भी कर सकते हो, थोड़ा बहुत सर्च करोगे तो ये सब चीज़ों के सॉल्यूशन मिल जाते हैं कि स्क्रीन नहीं आ रही तो क्या करें, क्योंकि ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम है। अच्छा दूसरा एक और कुछ बच्चों ने बात की थी, अब अगर क्योंकि मैं थोड़ा सा हट गया हूँ टॉपिक से तो फिर वो भी कह देता हूँ कि कुछ बच्चे चाहते हैं कि क्लास ऑफलाइन की जाए। कितने बच्चे हैं जो अभी यहाँ पर हैं जो ऑफलाइन क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं? क्लास कहाँ पे होगी? नहीं सर ऑनलाइन क्लास। अच्छा मतलब नंबर का आइडिया मुझे लग सकता है आप लोग मुझे चैट बॉक्स में मैसेज भेज सकते हैं। आप सभी लोग चैट बॉक्स में मैसेज भेजिए जो ऑफलाइन क्लास में इंटरेस्टेड हैं। सर क्लास कहाँ पे होगी सर? गाजियाबाद, गाजियाबाद प्रताप विहार। सर मैं भी इंटरेस्टेड हूँ सर, जयंत कुमार। यहाँ पे चैट बॉक्स में मैसेज डालिए, ठीक है, सभी लोग डालिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ कि हम लोग क्या करेंगे। चैट बॉक्स एक्टिव नहीं हो रहा। सभी का नहीं हो रहा क्या? यस सर नहीं आ रहा है। यस सर नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा सर। स्ट्रेंज सर स्क्रीन आ रही है सर, आपको इनेबल कर दो अच्छा रहेगा अगर चैट बॉक्स। नहीं आता तो मैं देखता हूँ कि क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। इसके ऊपर मेरा सुझाव ये है कि देखिए अभी मैं ये नहीं चाहता, देखो क्या है कि जब आप ऑफलाइन क्लास के लिए आते हैं और आप में से काफ़ी लोग दूर के स्थानों से आते हैं, और जब आप दूर के स्थानों से आते हैं तो कई सारी तरीके की आपकी भी समस्याएं हो सकता है। शुरू में तो अच्छा रहता है, देखो आपको रहने का इंतजाम करना होता है, खाने का इंतजाम करना होता है,
रहने के लिए इसमें कुछ खर्चा भी होता है, 2-4-5 हज़ार रुपया खर्चा भी होता है। घर से जब आप बाहर निकलोगे तो आपको कुछ तरीके की दिक्कत भी आएंगी। मेरा सुझाव ये है, और अभी इस साल 2 साल से खास प्रॉब्लम ये है कोरोना की वजह से। अभी 15 दिन, महीना, कोई पता नहीं, कोई गारंटी नहीं है कि कितने दिन, हो सकता है ना कुछ हो और हो सकता है कुछ भी हो जाए। एकदम से सब कुछ बैन हो जाता है। कई बार ऑलरेडी हो चुका है, 2-3 बार तो हम देख ही चुके हैं। पिछले 1 साल, सवा साल के अंदर में हमने देखा 3 बार, लगभग 2 या 3 बार तो वो बैन हो चुका है, जब सारी एक्टिविटीज बंद हो जाती हैं। तो ऐसे में एक चैलेंज आएगा। तो मेरा सुझाव ये है, मेरे दिमाग में ये है, मैं ऑफलाइन को इसीलिए डेफर कर रहा हूँ क्योंकि एक बार आप आ गए तो आपकी भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है। जो बच्चे रहते हैं, और कोई बच्चा है, कुछ बच्चे तो आसपास के होते हैं, कुछ बच्चे दूर के भी होते हैं। लास्ट ईयर जब लगा था तो कुछ बच्चे, कोई उत्तराखंड से बच्चा था, कोई चंडीगढ़ से था, एक लड़की नागपुर की थी। उनके आने जाने की बड़ी समस्या हो गई थी। वो जो नागपुर की लड़की है वो करीब 1 महीने तक फंसी रही थी। तो उस कारण से मैं ऑफलाइन क्लास को थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ कि हम अभी उसको थोड़ा सा रोक के चलें, पहले स्थिति को क्लियर हो जाने देते हैं। उसके बावजूद मेरा ये सजेशन है कि वी कैन स्टार्ट अ स्टडी सेंटर। हम क्लास तो शुरू में नहीं करेंगे, परंतु हम स्टडी सेंटर शुरू कर सकते हैं। आप लोग आइए, वहाँ बैठिए, वहाँ पर अपने को एज अ लाइब्रेरी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरुआत में हम ये कर सकते हैं, अगर ये चीज़ थोड़ी स्टेबल हो जाएगी, कोचिंग क्लासेस, देन वी कैन स्टार्ट द क्लासेस ऑल्सो। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु एक बार ये नियमितता पैदा हो जाए, हमें ये बता रहे हैं। तो आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड हो इस स्टडी सेंटर में आने के लिए, उसका नंबर मुझे भेज देना, ठीक है? मुझे कैसे सर अभी परसों ही खबर थी कि दिल्ली में फिर केस बढ़ने लगे। हाँ, वो ये सर प्लस माइनस होते रहता है, कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। अभी बढ़ जाएंगे वो, फिर बैन लगा देंगे। अब बैन लगाने में क्या है कि सबसे ज्यादा तकलीफ उन बच्चों को होगी जो बाहर से आके रहेंगे। जैसे जो लोकल गाजियाबाद के, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, कुछ दूर से भी आते हैं, कोई बिहार से आ गया, कोई उत्तराखंड से आ रहा है, कोई राजस्थान से आ रहा है। वो स्टूडेंट आके यहाँ किराए पे रहेंगे। अब बैन हो गया, जो लोग अपने घर पे हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए तो खाने तक की प्रॉब्लम हो जाती है सर। और टाइम रुक जाइए, बहुत दिक्कत है सर। तो ये एक चैलेंज है जिसको मैं फोर्स ही करता हूँ। तो इस अभी ऑनलाइन चलने दीजिए, थोड़ा सा मैं होल्ड करके रखे हुए हूँ। फिर भी मेरा सुझाव ये है, अगर आप लोग तैयार हैं, इच्छुक हैं, तो हम लोग स्टडी सेंटर तो बना ही सकते हैं। आप आओ, वहाँ पर किताबें, मटेरियल वहाँ पर आपको मिलेगा, पढ़ने का स्थान आपका रहेगा, पढ़ने का माहौल, एज अ लाइब्रेरी आप उसे यूज कर सकते हो। तो दिस इज वन ऑफ द सजेशन दैट आई कैन गिव यू। हम उसे अभी लाइब्रेरी के तौर पर तो शुरू कर ही देते हैं, जब तक भी चल रहा है, जिस दिन नहीं चलेगा। और मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा दूर के स्टूडेंट अभी ना आए। दूर के स्टूडेंट जैसे ऑनलाइन चल रहा है अभी चलने दें, ताकि चीज़ें जब एक बार थोड़ा सा हो जाएगी, वैक्सीनेशन वगैरह, स्टेबिलिटी एक आ जाए, जब आपको लगे कि हाँ भाई अब ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तब हम लोग ये काम कर लेंगे। चलो, तो अभी हम, हाँ, यहाँ एक और अज़गाबाद के बाद हम जो टॉपिक बात कर सकते हैं वो है ये लैपिस लैजुली कॉरिडोर। ठीक है, लैपिस लैजुली क्या होता है सर? एक जेम होता है सर, ग्रीन कलर का। वेरी करेक्ट, ठीक है। तो ये लैपिस लैजुली जो वो है, इसका व्यापार बहुत पुराने जमाने से, ये भी हड़प्पन समय से व्यापार होता आ रहा है लैपिस लैजुली का। तो उसके भी नाम से भी एक कॉरिडोर बनाया गया, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, इसमें तो करीब 1 साल से भी ज्यादा लग गया है। तुर्की। ठीक है, तो ये भी एक कॉरिडोर है। अगला संगठन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है एशियान। अगला संगठन जिसकी बात कर रहे हैं हम, एशियान हमारी दुनिया का वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड काफ़ी सक्सेसफुल एग्रीमेंट है। ये काफ़ी अच्छा चलने वाला इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट है, जिसमें कि 10 एशियान, यानी कि साउथ ईस्ट एशिया, ये ध्यान रखिएगा, साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया में फ़र्क है। इंडिया लाइज इन विच पार्ट ऑफ एशिया?
इंडिया एशिया के कौन से हिस्से में है? साउथ ईस्ट साउथ एशिया, एशिया, साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट, साउथ साउथ एशिया, एशिया, साउथ एशिया, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया नहीं है? नहीं, पक्का साउथ एशिया लॉक कर दूं? यस सर। यस सर, यस सर, साउथ एशिया इसका करेक्ट आंसर यस है। सर, ठीक है? हम जिसकी बात हम भारत जो है साउथ एशिया में फॉल करते हैं। अगर हम ये एशिया देखें, देखो ये एशिया है हमारा, इस एशिया में हम ये नीचे की तरफ, तो हमने जो सार्क नेशन बनाए हैं वो ये वाले देश, बर्मा नहीं है इसमें, ये देश इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान सार्क का पार्ट है ना? हाँ, ठीक है। ऐसे ही ये साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। ठीक है सर, मालदीव और है मालदीव्स, ओके, मालदीव्स पार्ट है? यस सर। अच्छा, यस सर। यस सर, ठीक है, मेरे को नहीं दिमाग में था। ठीक है, यहाँ पर ये जो क्षेत्र है ये हमारा साउथ ईस्ट एशिया क्षेत्र है। साउथ ईस्ट एशिया, साउथ भी है और ईस्ट भी है एशिया का। यहाँ 10 देश हैं, छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, बर्मा, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस, कंबोडिया, लाओस, ये सब छोटे छोटे देश हैं जो जिन्होंने मिलकर एक अपना संगठन बनाया, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था एशियान। और ये देश जो है बहुत गरीब देश थे, जब क्योंकि ये भी जैसे ही ये सब भी कॉलोनियलिज्म से, जो साम्राज्यवाद था उससे प्रभावित थे। किसी पर फ्रांस का शासन था, किसी पर ब्रिटेन का शासन था, किसी पर इंग्लैंड यूएसए का भी प्रभुत्व था। तो ये सब देश किसी ना किसी के प्रभुत्व में थे। और 1950 के आसपास, उसी समय पर जब भारत आज़ाद हुआ, ये देश भी आज़ाद हुए, परंतु यहाँ भी घनघोर गरीबी, ठीक है, घोर गरीबी, यहाँ भी घोर गरीबी थी, रिलेटिवली बहुत गरीबी थी, इवन भारत से ज़्यादा गरीबी, क्योंकि सब आइलैंड नेशन है और आइलैंड नेशन में जो इकोनॉमिक सोर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। एक तो छोटे छोटे होते हैं, जनसंख्या रिलेटिवली ज़्यादा होती है, और जो साधन भी होते हैं, संसाधन होते हैं, वो अपेक्षाकृत कम होते हैं। तो इन देशों की भी वही स्थिति थी। तो इन्होंने, इन 10 साउथ ईस्ट एशियन नेशंस ने मिलकर ये तय किया कि हम इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, सोशल प्रोग्रेस, सोशियो कल्चरल एवोल्यूशन, इस पर काम करने के लिए साउथ ईस्ट एशियन मेंबर्स का एसोसिएशन बनाया गया। इसमें इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, ब्रुनई है, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम, ये सभी देश जो है इसके सदस्य देश थे। और ये संगठन 1968 में शायद बनाया गया था, 68 में, और ये संगठन काफी सक्सेसफुल हुआ रिलेटिवली। जब हम भारत को कंपेयर करते हैं, अगर 1950 में आप इन देशों के साथ भारत की इकोनॉमी को कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत से भी कहीं ज़्यादा पिछड़े हुए थे ये देश। इनकी ओवरऑल इकोनॉमी भारत से भी कहीं ज़्यादा गरीब थे। परंतु आज अगर इनकी इकोनॉमी को आप कंपेयर करोगे तो रिलेटिवली, ऐसा नहीं कि बहुत सुपर पावर बन गए, पर रिलेटिवली अगर हम देखें तो भारत पीछे छूट गया है। तो ये रिलेटिवली बेटर ऑफ कंट्रीज हैं भारत के, अगर हम उसमें देखें, और इस कॉन्टेक्स्ट में हम पीछे छूट गए हैं। इसके अलावा ये एशियान ने अपनी आपस में एक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए बढ़ाया। उसके बाद 3 और देश इसमें ऐड हो गए। जब लोगों ने देखा कि भाई ये एशियान देश, ये छोटे छोटे गरीब देश, ये आज इतना अच्छा कर रहे हैं, तो इन एशियान देशों में अदर देशों ने भी इंटरेस्ट दिखाया जो इनके पड़ोसी मुल्क हैं, जिसमें चाइना, जापान और साउथ कोरिया। ये हम नक्शे में भी देख लेते हैं। इन देशों के साथ में ये चाइना आ गया। चाइना ने कहा कि जी यार हमें भी रख लो, हमें भी, जैसे ना जो ग्रुप अच्छा चलता है तो लोग उसमें आ जाते हैं। फिर जापान आ गया और साउथ कोरिया आ गया। तो क्योंकि ये क्षेत्रीय, उसमें ये देश भी फिर फर्दर शामिल हो गए अपने अपने इकोनॉमिक हितों के लिए। बाद में फिर इसमें इंडिया भी ऐड हुआ, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, क्योंकि ये इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया
न्यूजीलैंड ये नीचे नीचे होगा ये, और इंडिया ये भी इसमें एशियान के साथ एक्सटेंडेड एशियान, ये एशियान नहीं है पर एशियान को एक्सपेंड करके उसका दायरा बढ़ाया गया। एशियान +3 किया गया था पहले, उसके बाद में एशियान +6 कर दिया गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडिया को भी जोड़ दिया गया। सर फिर इसको एशियन कंट्री में काउंट तो नहीं करेंगे ना? मतलब जो बाद में देश ऐड हुए जो बता रहे थे आप। हाँ, वो +6 में आते हैं, वो एशियान में नहीं आते, ध्यान रखिएगा अगर आपका सवाल ये है। वो अब एशियान अभी भी वही 10 देश है, पर एशियान के स्ट्रक्चर में कुछ एडिशन कर दिया गया है। एशियान +3, उसे +3 या +6 ही बोलते हैं, +6, एशियान +6, ये एक अलग स्ट्रक्चर बन गया एशियान से अलग, जिसमें ये 6 और देश, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडिया भी इसमें शामिल है। यहाँ पर एशियान में जनरल असेंबली में एशियान को जनरल असेंबली में एक ऑब्जर्वर स्टेटस हासिल है, ठीक है, और एज अ डायलॉग पार्टनर भी इसको यूनाइटेड नेशन में का स्टेटस इसको हासिल है। 2018 में दिल्ली डायलॉग हुआ था नई दिल्ली के अंदर में, जिसमें स्ट्रेंथनिंग इंडिया एशियन मैरीटाइम कोऑपरेशन, इंडिया और एशिया के बीच में जो समुद्री व्यापार है उसके सहयोग को बढ़ाने के लिए 2018 में ये फर्दर एक मीटिंग हुई थी, जिसको दिल्ली डायलॉग भी बोला गया। अभी रिसेंट वाले को छोड़ देते हैं, जितने ये रिसेंट डेवलपमेंट हैं इनको हम ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे, क्योंकि रिसेंट डेवलपमेंट में तब्दीली हो चुकी है। तो रिसेंट डेवलपमेंट जैसे मैं हमेशा ये प्रेफर करता हूँ कि हम जब एग्ज़ाम हमारा आए, जैसे अभी हम जो इस साल बच्चे एग्ज़ाम लिखने वाले हैं उनके रिवीजन बैच पे हम रिसेंट डेवलपमेंट डिस्कस कर रहे हैं, पर अभी आपसे रिसेंट डेवलपमेंट डिस्कस करने का विशेष लाभ नहीं होता है, क्योंकि आपके रिसेंट डेवलपमेंट अगले साल तक काफ़ी बदल जाते हैं। तब तक कई सारी मीटिंग हो जाएंगी, कई सारी नई चीज़ें आ चुकी होंगी, तो उस समय पर फिर हम चर्चा करेंगे। तो हम एक ब्रॉड स्ट्रक्चर को इस समय तक समझ लेते हैं। तो एशियान हो गया, एशियान में हमारे 10 देश हैं, एशियान +6 हो गया। एशियान +6 के बाद है ईस्ट एशिया समिट। ईस्ट एशिया समिट और फर्दर एक्सपेंशन है एशियान का, ठीक है, इसमें कुल 18 देश हैं। तो इसमें एशियान +6 +2, यूएस रशिया को और इसमें जोड़ दो, तब ये बन जाता है ईस्ट एशिया समिट। समिट क्या होता है? राष्ट्रीय अध्यक्षों की मीटिंग को हम बोलते हैं समिट। वैसे समिट होता है पहाड़ की चोटी, ऐसा शिखर, शिखर, इसलिए इसको हिंदी में शिखर वार्ता भी बोलते हैं। मतलब अगर हम अपनी समझ के लिए बात करें तो शिखर वार्ता भी बोल सकते हैं, या ऐसी मीटिंग जिसमें सभी राष्ट्राध्यक्ष इकट्ठे होते हों। तो ये एशियन या ईस्ट एशिया समिट है, और इसका एनुअल लीडर समिट होता है, जो इनके राष्ट्राध्यक्ष हैं, हर साल इनकी एक मीटिंग होती है। अगला ऑर्गेनाइजेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है एपेक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। एपेक ये भी एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें 21 पैसिफिक रिंग एसोसिएशन, 21 ऐसे देश हैं जो पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर के आसपास बसे हुए देशों का एसोसिएशन है। ऐसे 21 देशों का, और ये 21 देश पावरफुल देश हैं, और ऑब्जेक्टिव वही बैलेंस्ड, इंक्लूसिव, सस्टेनेबल, इनोवेटिव, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ये सब अचीव करना है। हेडक्वार्टर एपेक का सिंगापुर में है। 21 सदस्य हैं, इसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, यूएस, ताइवान,
हांगकांग, चाइना, मैक्सिको, पैपुआ न्यू गिनी, चिली, पेरू, रशिया और वियतनाम। इसको समझने के लिए क्या करो, इसमें समझना थोड़ा मुश्किल होगा तो हम एक और ढूंढेंगे। इसको हटाने का किसी को तरीका पता है क्या? क्या हटाने सर? ये जो सर ऊपर न्यू आ विंडो जाता ऐड कर लीजिए। ये हटाना चाहता हूँ मैं, वो जो ऊपर आ जाता है स्क्रीन। अच्छा, ये सर रब कर लीजिए। हाँ, यहाँ पर देखते हैं पैसिफिक ओशन। ज्यादातर उसमें ना पैसिफिक ओशन को समझना आसान नहीं रहता, तो पैसिफिक ओशन को हम अब समझते हैं। ठीक है, ये एपेक, अभी मैंने आपको एक टर्म दिया था एपेक, क्या फुल फॉर्म है एपेक की? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, तो एशिया पैसिफिक, इधर एशिया, ये क्या है? ये कौन सा समुद्र है, कौन सा महासागर है? पैसिफिक हम इसको प्रशांत महासागर भी बोलते हैं, पैसिफिक, प्रशांत महासागर। और सबसे बड़ा महासागर कौन है? यही है यही है सर, प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा, अगर आप नक्शे तो आपको दिख भी रहा होगा कि बाकी सब महासागरों से, जैसे इंडियन ओशन ये इतना सा है, ठीक है, अटलांटिक भी है पर वो उससे छोटा है, और ये थोड़ा छोटा दिख रहा है क्योंकि ये गुलाई में है, ये तो ये और बड़ा है। तो अब इसके आसपास, इसके किनारे पे जो बसे हुए देश हैं, इनकी एक रीजनल ग्रुपिंग है जिसका नाम है एपैक, जिसमें 21 देश हैं। अब आप यहाँ से ऐड कर सकते हो कौन कौन से देश थे। मैं इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ आपको ये डायग्राम कि आपको इसके नाम याद करने में आसानी होगी। ऑस्ट्रेलिया होगा इसमें कनाडा, यूएसए होगा, मैक्सिको भी शायद होना चाहिए, पेरू है, चिली है, चिली ये जो किनारे पे बसा हुआ देश है, ये बड़े सारे छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज हैं, जापान है। अब देखते हैं यहाँ दोबारा लिस्ट को, दोबारा से एपेक की लिस्ट। ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई एक आइलैंड कंट्री है, कनाडा, इंडोनेशिया जो साउथ ईस्ट एशिया का कंट्री है, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, यूएसए, ताइवान, हांगकांग, चाइना, मैक्सिको, पैपुआ न्यू गिनी, चिली, पेरू, रशिया एंड वियतनाम। ठीक है, तो ये सभी देश जो एक तरीके से रशिया भी आ गया क्योंकि ये इसको टच करता है, तो इन सभी देशों ने, जैसे हमने एक इंडियन ओशन के आसपास के देशों का IORA बना रखा है, IORA, और इसी तरह इसने एपेक बनाया हुआ है। बेसिकली हमने इनको देख के बनाया होगा, एपेक को देख के हमने IORA बनाया होगा। अब जो ये IORA, ये एपेक है, इसमें क्योंकि दुनिया की बड़ी कुछ महत्वपूर्ण इकोनॉमी जो कि साइज में बहुत बड़ी हैं वो भी इसमें शामिल हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, साउथ कोरिया भी बड़ी इकोनॉमी है, यूएसए, चाइना और रशिया, ये कुछ दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमी है। तो इनको मिला देने के कारण, और ये भी छोटे देश नहीं है बाकी भी, तो इन देशों के कारण ये जो एपेक ऑर्गेनाइजेशन है ये बहुत पावरफुल और बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है। लगभग दुनिया का 50% वर्ल्ड ट्रेड ये हैंडल करता है। 57% GDP, पूरी दुनिया की टोटल GDP का 57% इन 21 देशों में है। दुनिया का 50% वर्ल्ड ट्रेड इन 21 देशों में है। तो इसके कारण ये जो एपेक संस्थान है ये एक बहुत मजबूत ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है, एक मजबूत पावर इस क्षेत्र में, एशिया पैसिफिक रीजन में
ये बन जाता है। एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट है जो कि इनिशिएटिव है यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। हाँ, ये भी एक एशिया पैसिफिक का यूएन का अपना इकोसॉक का पार्ट, ये पार्ट है शायद। तो एशिया पैसिफिक के लिए इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक है। इसके द्वारा 1975 में ये एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट करवाया गया था। इसको बैंकॉक एग्रीमेंट पहले बोलते थे या एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट। इट्स अ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, पीटीए है। हमने शायद इस पर चर्चा की होगी, अगर नहीं की तो अभी मैं नहीं करूंगा क्योंकि अब हम टॉपिक से ज़्यादा भटक जाएंगे। तो ये प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है, अभी बस इतना ही याद कर लेते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। ब्रिक्स पर आ जाते हैं। ये एक महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी हमें बात करनी चाहिए, ब्रिक्स। तो ब्रिक्स क्या है, कौन कौन बताएगा मुझे? रोल नंबर लेट्स से 3050 से लेके 3100 कोई है? व्हाट इज ब्रिक्स? रोल नंबर बता दीजिएगा। हाँ जी। ब्राजील, रशिया, इंडिया। वेरी गुड। B फॉर ब्राजील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया। आगे बताइए। चाइना, साउथ अफ्रीका। चाइना, चाइना। वेरी करेक्ट, ठीक है। चाइना, साउथ अफ्रीका। ये अभी हम साउथ जो है अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, बिल्कुल। साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना, रशिया और ब्राजील, इन देशों का एक ग्रुप है, ग्रुपिंग है जिसको हम ब्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। ब्रिक्स जो है हमारे स्ट्रॉन्ग, इनको देख लेना भी जरूरी है कि इनका महत्व क्या है, क्यों ये इतने इम्पोर्टेंट है। सर ये उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का एक संघ का शीर्षक है सर। हाँ, अभी अगर इन्हें दुनिया के नक्शे पर भी देखते हैं तो दुनिया के नक्शे पे ये चाइना, ये इंडिया, इधर रशिया, फिर ये साउथ अफ्रीका और ये ब्राजील। तो ये सभी अपने अपने कॉन्टिनेंट में महत्वपूर्ण कॉन्टिनेंटल पावर हैं, ठीक है। एशिया में ये दो शक्ति हो गई, रशिया यूरोप और एशिया के बीच में, अफ्रीका से साउथ अफ्रीका, और ब्राजील में सबसे बड़ा, ब्राजील जो है साउथ अमेरिका में सबसे बड़ा कंट्री है। तो ये अच्छा, ना केवल यहाँ तक, ये डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो अच्छा कर रहे हैं। सारे के सारे G20 के मेंबर हैं ये पांचों सदस्य, ठीक है। और इनमें से 2 सदस्य तो जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी मेंबरशिप भी रखते हैं। आबादी के हिसाब से भी बहुत बड़े हैं। चाइना के पास सबसे बड़ी दुनिया की आबादी है, सेकंड लार्जेस्ट इंडिया के पास है, ब्राजील के पास भी अच्छी खासी और साउथ अफ्रीका के पास भी अच्छी खासी आबादी है। क्षेत्रफल की बात करें, रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है। चाइना भी शायद कितना, तीसरे चौथे कौन से नंबर का है? ये भी बड़े देशों में आता है चाइना। थर्ड नंबर है। थर्ड, तीसरे नंबर पे सर। तीसरे पे कनाडा 2 नंबर पे है। ठीक है, चाइना बड़ा है, फिर ब्राजील भी उस तरीके से। तो ये सभी एरिया के हिसाब से भी टॉप 10 में आ जाते हैं। दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज के अंदर में ये शामिल हो जाते हैं। तो सब कुछ है इन देशों के पास, आबादी है, एरिया है, जीडीपी है, सब कुछ है। पर एक कॉमन फैक्टर है, ये सभी डेवलपिंग कैटेगरी में बांटे, इमर्जिंग कैटेगरी में इनको बांटा जा सकता है। तो ये 5 मेजर इमर्जिंग नेशनल इकोनॉमीज की ग्रुपिंग है, और ये सभी G20 के मेंबर्स हैं। 40% आबादी इन 5 देशों में ही रहती है, और आज के समय में ये करीब 22% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, जो कि आने वाले समय में ये फ्यूचर भी है, ये भी ध्यान रखें कि ब्रिक्स इज फ्यूचर। आने वाले समय में ये लगभग आधी जीडीपी इन 5 देशों के पास आ जाएगा, ऐसा प्रोजेक्शन है।
ठीक है। इसके हर साल एनुअल समिट होता है इसके अभी सालाना शिखर वार्ता होती है। इसके कुछ इम्पोर्टेंट डिक्लेरेशन है, जिसमें एक जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन है। तो ये हमारा ब्रिक्स हो गया। ब्रिक्स की अपने कुछ अलग अलग प्रोग्राम भी हैं। इसमें एक बैंक है, एनडीबी नाम से एक बैंक है, ब्रिक्स का एक बैंक है। तो ये ब्रिक्स का एक न्यू इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप रेवोल्यूशन पार्टनर नाम से एक इसका इनिशिएटिव है, पार्टनर। ब्रिक्स पार्टनरशिप ऑन न्यू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। देन वी हैव अ ब्रिक्स प्लस। ब्रिक्स प्लस में हम कुछ और नए देशों को भी इसमें ऐड करने का प्रस्ताव है ब्रिक्स प्लस में। ठीक है, इसमें 5 नए देश, अर्जेंटीना, जमाइका, तुर्की, इंडोनेशिया और इजिप्ट। ये मतलब अगर सेकंड लार्जेस्ट की बात करें तो अर्जेंटीना दूसरा लार्जेस्ट कंट्री है, इंडोनेशिया बड़ा कंट्री है, तुर्की एंड इजिप्ट ये महत्वपूर्ण देश हैं। तो इन 5 नए देशों को ब्रिक्स प्लस में ऐड करने का प्रस्ताव है। इसके बाकी इनिशिएटिव को हम करेंगे बाद में डिस्कस। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, बिम्स्टेक, इसकी फुल फॉर्म बताओ। बिम्स्टेक Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation. थोड़ी मुश्किल है इसकी याद करना, पर फिर भी हमें याद कर लेना चाहिए। इसका संबंध है बे ऑफ बंगाल से। इसके सदस्य हैं बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान, नेपाल और इंडिया। ये हमें याद रखना है, बिम्स्टेक। और सर कोई क्लास के बीच में प्रैक्टिस टेस्ट अटेम्प्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? कोई प्रैक्टिस टेस्ट अटेम्प्ट कर रहा है क्लास के बीच में। चलो अच्छी बात। अरे क्लास के बाद भाई टेस्ट कर लेना आप। चलो करने दो, जिसको जो करना है करने दो, ठीक है। जब तक वो हमें डिस्टर्ब नहीं कर रहा, हमें कोई दिक्कत नहीं। ओके, अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास के संबंध में पढ़ाई पर ध्यान दे दें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये चर्चा हमें लग सकता है कि बहुत सिंपल है, पर ये चर्चा आगे हम कभी नहीं कर पाएंगे। एक बार जो हम नई चीज समझ पाए वो हमारी रह जाएगी। बिम्स्टेक की अभी हम बात कर रहे हैं। बिम्स्टेक हमारे लिए महत्वपूर्ण वो है। ये हमारा बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है। इसमें 7 देश हैं बिम्स्टेक में, और इसको याद करने का मैं एक दूसरा तरीका बताता हूँ आपको। कभी थोड़ा सा आप याद करने में गड़बड़ा सकते हो, तो इसको याद करने का इसके कंट्रीज, जैसे एक तो आपने वो फुल एब्रिविएशन तो याद कर ही ली है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, वो आपने याद कर ली है, बहुत अच्छा है। परंतु अगर इसका एक्चुअली में नाम ये था, बी फॉर बांग्लादेश, आई इंडिया और भूटान, एम म्यांमार, एस श्रीलंका, टी थाईलैंड। ये एक्चुअली में ये 5 देश थे शुरू में। इन 5 देशों का ये इकोनॉमिक कोऑपरेशन था। ठीक है, कौन कौन से? बांग्लादेश, BIMST, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका एंड थाईलैंड। बाद में नेपाल और भूटान ने भी कहा कि भैया हमें भी सदस्य बनाओ। ठीक है, इन दोनों देशों ने भी कहा कि हमें भी सदस्य बनाया जाए, तो 2 और ऐड हो गए, नेपाल और भूटान। और तब इसकी एब्रिविएशन चेंज हो गई। तब ये बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन बन गया। तो ये बिम्स्टेक एक हमारे बे ऑफ बंगाल, भारत के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण संगठन है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसके 7 सदस्य देश है। होपफुली आप अगर ऐसे याद करोगे तो ये 7 देश के नाम याद रखना आपका ज़्यादा आसान रहेगा, अन्यथा भूल सकते हो। ठीक है, B फॉर बांग्लादेश, I फॉर इंडिया, M फॉर म्यांमार, S फॉर श्रीलंका, T फॉर थाईलैंड, प्लस
नेपाल भूटान। तो ये एक क्षेत्रीय संगठन है, क्षेत्र के अंदर में आपसी कोऑपरेशन के लिए, इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी के लिए इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, एनर्जी सोर्सेज के ऑप्टिमाइजेशन के लिए इन्होंने एग्रीमेंट साइन किए हैं। इस तरीके के इनके एग्रीमेंट साइन किए। इसका पोर्ट कॉन्क्लेव है, ठीक है, जो इनके, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर जो बे ऑफ बंगाल के 5 देश हैं उनके अपने पोर्ट्स हैं, तो उनका पोर्ट्स कॉन्क्लेव, ठीक है, जो नेवल पावर या जो पोर्ट्स हैं, जो सी पोर्ट्स हैं, उनका एक कॉन्क्लेव बिम्स्टेक के द्वारा आयोजित किया गया है। अगला संगठन जिसकी हम बात करेंगे वो है मेकोंग गंगा कोऑपरेशन। मेकोंग गंगा कोऑपरेशन ये 2 नदियां हैं, मेकोंग नदी है और गंगा नदी। मेकोंग नदी कुछ देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण नदी है, मेकोंग नदी, तो उसका और गंगा, इन 2 नदियों के नाम पर, ठीक है। इसमें 6 सदस्य देश हैं, इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। इसके नाम पर ये मेकोंग गंगा कोऑपरेशन ये बना है। इसकी 11वीं मीटिंग 2018 में हुई थी। ये सब इसके एरियाज़ हैं, टूरिज्म, कल्चर, ये सब जो कॉमन ही एरियाज़ हैं, लगभग सभी के एरियाज एक जैसे रहेंगे। तो हमारे को एक ये ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग इसमें रहनी चाहिए कि इसमें कितने देश हैं, ये क्या बनाया गया, नाम हमें पता होना चाहिए। मेकोंग रिवर इन सब देशों से, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, इनके लिए एक महत्वपूर्ण नदी है मेकोंग नदी। भारत के लिए गंगा नदी इम्पोर्टेंट। मेकोंग गंगा के बाद साउथ एशिया कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जो हमारे साउथ एशिया का, ठीक है, जिसमें हमारे 7 नेशन शामिल होते हैं, इन देशों का एक अपना एनवायरमेंटल, इंटर गवर्नमेंटल एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव से बनाया गया कार्यक्रम है SACEP। साउथ एशिया कोऑपरेटिव एनवायरमेंट प्रोग्राम, CEP, कोऑपरेटिव एनवायरमेंट प्रोग्राम, जो बेसिकली साउथ एशियन कंट्रीज हैं। अगला जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है BBIN। ये भी बहुत न्यूज में रहता है, BBIN, और रिसेंट टाइम में ये पिछले 1-2-3 साल से ज़्यादा न्यूज में है, इसलिए हमें ज़्यादा इस पर ध्यान रखना चाहिए। BBIN इनिशिएटिव क्या है? B फॉर बांग्लादेश। बांग्लादेश। सेकंड, B फॉर भूटान। भूटान। I फॉर इंडिया, नेपाल। इंडिया और नेपाल। BBIN हो गया, याद करने में ज़्यादा समझना नहीं होनी चाहिए। ये सब आसान है, ये देखने में मुश्किल लगते हैं पर होते ही आसान है। जितने इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स हैं, हम इंटरनेशनल को लेके थोड़े घबराए भी रहते हैं कि अरे पता नहीं क्या इसमें पूछा जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है, ये रिलेटिवली आसान एरिया होता है। अब BBIN इनिशिएटिव है। BBIN इनिशिएटिव में अभी रिसेंट टाइम में हमने ये जो सार्क, ये मोटर व्हीकल एग्रीमेंट है, ठीक है, BBIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट हमने किया, तो ये अभी रिसेंट टाइम में हुआ था। और जो सार्क का मोटर व्हीकल एग्रीमेंट है वो आगे बढ़ नहीं रहा है, तो इसलिए हमने सार्क वाले को एक किनारे करके BBIN पे आगे चले। अब ये मोटर व्हीकल एग्रीमेंट हमारे लिए क्या है और इससे क्या फायदा मिलेगा हमें? फ्री मूवमेंट ऑफ व्हीकल। सर फ्री मूवमेंट ऑफ 2015 में। देखो ये है BBIN। मैं इसलिए हमेशा बोलता हूँ नक्शे में आप लोग देखते जाओ, नक्शे में देखते जाओ। मैं श्योर नहीं हूँ कि आपके, ये नेपाल हो गया, ये भूटान हो गया, ये अपना बांग्लादेश हो गया और ये हो गया इंडिया। ये उन्होंने मिलके बना लिया BBIN। अब BBIN में क्या क्या इश्यूज हैं, BBIN की क्या क्या जरूरतें हैं?
इन चारों देशों की। नेपाल और भूटान सर एक तो प्राइमरी आवश्यकता क्या है? हम अभी ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की बात के सेंस में बात कर रहे हैं, तो इनकी बाकी सब आवश्यकताओं के अलावा एक विशेष आवश्यकता है जो इन चारों देशों की है। 4 में से 3 की तो स्पष्ट है। वो क्या आवश्यकता है? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के अलावा सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट। नेपाल और भूटान दोनों लैंडलॉक्ड हैं, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, ठीक है ना। नेपाल, अगर नेपाल को कुछ भी सामान मंगाना है तो या तो वो इंडिया पे निर्भर करेगा या बांग्लादेश पे निर्भर करेगा। चाइना से मंगाना बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा क्योंकि यहाँ कहीं उतरेगा, यहाँ से चाइना और भूटान पहुँचाना सामान मुश्किल है। तो या तो इंडिया से मंगाए या बांग्लादेश से मंगाए या बर्मा से भी मंगाएगा तो फिर वापस इंडिया या बांग्लादेश से क्रॉस करना पड़ेगा। तो ऐसे में इसके लिए अपना जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो इसके लिए सामान का लाना ले जाना है, वो एक चैलेंज है। इसमें इंडिया के लिए भी चैलेंज है। इंडिया के लिए क्या चैलेंज है? इंडिया का चैलेंज ये है कि इंडिया का एक हिस्सा है, बाकी हिस्से में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये सारा हिस्से में हमारे पास बहुत बड़ा कोस्ट लाइन है, यहाँ तक हमारे पास ठीक ठाक कोस्ट लाइन है, तो हमें कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। और हमारी भी एक प्रॉब्लम है, हमने कभी नक्शे में ध्यान नहीं दिया होगा। हमारा ये जो क्षेत्र है जिसे हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया बोलते हैं, इस क्षेत्र ये भी अपने आप में एक लैंडलॉक्ड एरिया है, ठीक है। इसके पास अपना ज़्यादा कहीं कोस्ट नहीं है, कोस्ट लाइन नहीं है, सब जगह ये बांग्लादेश है, ठीक है। यहाँ बस कहीं टच कर रहा है, वहाँ पर भी कोई पोर्ट नहीं है। और दूसरा तो ये भी अपने आप में एक लैंडलॉक्ड क्षेत्र है और भारत के साथ इसका जो कनेक्शन है वो बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया की ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो यही है कि हमारा और जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया और मेनलैंड इंडिया का कनेक्शन बहुत मामूली है। देखो यहाँ देखो, बाल के बराबर दिखाई दे रहा होगा, चिकन नेक है ना, इसे चिकन नेक भी बोलते हैं। मतलब बहुत छोटा एरिया है, बहुत नैरो स्ट्रिप है जहां से हम खाली इधर क्रॉस कर सकते हैं। और दूसरा कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्या है, जंगल बहुत हैं, रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, तो इसके इंटरनली भी इसके अंदर घूमना फिरना बड़ा मुश्किल है। अगर मैं आपसे सर कहूँ, रेलवे ट्रांसपोर्ट इतना नहीं है क्योंकि मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ इसलिए मुझे पता है। हाँ, रेलवे ट्रांसपोर्ट नहीं है, रोड्स की कंडीशन भी बहुत अच्छी नहीं है। यहाँ से अगर आप जाते भी हैं तो आपको जाने में 12-12 एक दिन 12-12 घंटे 24-24 घंटे लगते हैं। अगर सामान पहुंचाना है, जैसे मान लीजिए हम इधर बात करें, मिजोरम की बात करें, त्रिपुरा की बात करें, नागालैंड की बात करें, ठीक है, इन सब राज्यों में जो सामान का पहुंचना है वो बहुत मुश्किल है। तो ये हमारे लिए भी, इंडिया के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है, ठीक है। हम मेनलैंड इंडिया में तो देख सकते हैं, वहाँ तो चीज़ें ठीक है, परंतु इधर दिक्कत है हमारे पास। तो इस दिक्कत का सॉल्यूशन जो अभी मैं थोड़ी देर पहले कर रहा था, इस दिक्कत का सॉल्यूशन क्या हो सकता है? इस दिक्कत का सॉल्यूशन BBIN हो सकता है, क्योंकि ये जो देश है ना, ये देश, ये हमारा की हो सकता है बांग्लादेश। अगर बांग्लादेश हमें आने जाने का रास्ता दे दे, रेल का रास्ता दे दे, तो हम यहाँ से सीधा बांग्लादेश पार करके त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड कहीं भी आराम से पहुँच सकते हैं। ये जो क्षेत्र है ना, ये हमारे बड़े रिमोटली एक्सेसिबल हैं। बस हमारा मेघालय, असम तक अब ही जाने का वो है। अरुणाचल प्रदेश चलो थोड़ा सा लेस हैबिटेटेड है, परंतु खासतौर में इन राज्यों में हमारे को पहुंचने में, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, इनमें पहुंचने में बहुत दिक्कत है। अरुणाचल प्रदेश में तो है, पर चलो वो एक अलग तरीके का प्रॉब्लम है। तो अगर भूटान हमें एक्सेस देगा तो वो भी हमारे लिए फायदेमंद होगा। तो ये जो BBIN इनिशिएटिव है, विशेष रूप से ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इसीलिए हम बांग्लादेश के साथ अपने जो संबंध है उन पर लगातार काम करते रहते हैं। बांग्लादेश के साथ हमारे कई रेल उसके प्रोजेक्ट्स हैं, और अगर ये प्रोजेक्ट मटेरियलाइज होते हैं तो हम अपने नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के साथ बेटर कनेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी के लिए ये लैंडमार्क BBIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट हुआ, जिसने कि
जिसके द्वारा कि आप जो है, आप मणिपुर, आप कहाँ से हैं? नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया से? हेलो, आपने, किसी ने बोला था कि वो नॉर्थ ईस्ट से हैं। यस सर, माय नेम इज कोई सिस्टर बोल रही व्हाट्स योर गुड नेम? प्रतिमा कुमारी रॉय। ओके प्रतिमा, कौन से स्टेट से हैं आप? सर मैं मेघालय से हूँ, मेघालय। मेघालय वैसे से। मैं शिलोंग में रहती थी, उसके कैपिटल में। हाँ शिलोंग, ओके गुड। चलो, तो सर बारिश सर मैं मोटर 12th के वाहन बाद ही यहाँ पे आ गई थी, अब पटना में। तो अभी तो फिलहाल पटना में हूँ, लेकिन अभी- मैंने क्लास 12 तक वहीं पे पढ़ा है, तो इसलिए मुझे पता है वहाँ के बारे में। ओके वेरी गुड। तो मेघालय तो तब भी एक्सेसिबल है, खासतौर में जो यस सर, वो बाकी सारा स्टेट से तो डेवलप है, और शिलोंग तो मतलब एक हब है ना, वहाँ पे बाकी सारा स्टेट से तो सब कोई पढ़ने के लिए आता है, तो वो थोड़ा डेवलप है, लेकिन वहाँ पे कंपटीशन के लिए अभी भी इतना डेवलप नहीं। वो सब जो रीजनल वेरिएशन हमेशा है, ये क्षेत्रीय तो वो वेरिएशन हिली एरिया है ना, तो वहाँ पे रेलवे ट्रांसपोर्ट तो हो भी नहीं सकता है। हो भी नहीं सकता है, और अभी भी कहीं ना कहीं हमारा डेवलपमेंट के इनिशिएटिव भी वहाँ पर और रिलेटेड। जैसे सर इंडिया है, तो ये तो जैसे कि ऐसे लगता है ना कि हम लोग आजाद है, लेकिन वहां पे आप रहिएगा तो आपको नहीं लगेगा कि आप आजाद है, क्योंकि वहां पे अगर वहां के ट्राइब को कुछ भी हो जाता है तो बस वहां पे कर्फ्यू लग जाता है, वो सब हो जाता है। हाँ और अभी भी हिंदू को थोड़ा पॉलिटिकली। डोमिनेट करके रखा जाता है वहां पे, ये एक डीमेरिट है सबसे बड़ा वहां का। खैर हम सब, हमारे सभी क्षेत्रों में अलग अलग तरीके की समस्याएं हैं, बट मैं हमेशा यही मानता हूँ, मैं हमेशा यही बोलता हूँ, एज एन इंडिविजुअल, एज एन सिटीजन, ये हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेट्स ट्राई टू मेक आवर वर्ल्ड लिटिल बेटर। हम सबका ये कोशिश होनी हेलो चाहिए सर। कि हम अपनी दुनिया को थोड़ा भी बेहतर करें। जी आप अपनी बात बोलिए। हेलो सर। सर ये मोटर वाहन समझौता क्या है सर, बीबीएन में? ये वही है मोटर वाहन समझौता। अच्छा हिंदी में यार, अगर हिंदी में किसी को समझ ना आया करे ना तो बोल दिया करो, जैसे आपने अभी बोला, ठीक है? क्योंकि मुझे लगेगा मोटर व्हीकल बोलने से आपको समझ आ जाएगा, पर नहीं सर आएगा। मोटर व्हीकल इसमें एग्रीमेंट, हाँ सर मोटर इसमें व्हीकल एग्रीमेंट ये है हाँ कि, जा रहा है सर। मेरे को मैं बोलूं, यस मोटर सर। व्हीकल एग्रीमेंट यही है, जो भी मोटर व्हीकल एग्रीमेंट है वो ये कहता है कि ये चारों देशों के बीच में जो ट्रांसपोर्ट होगा, मूवमेंट ऑफ पैसेंजर एंड कार्गो व्हीकल सीमलेस होगा, मतलब कोई रोक रुकावट नहीं होगी, रोक टोक नहीं होगी। आप बांग्लादेश के थ्रू अगर जाना चाहते हो तो आपको अलाउ किया जाएगा। आपकी गाड़ी, मान लो एक ट्रक है जिसके अंदर सामान रखा हुआ है, ठीक है, और वो सामान मान लीजिए त्रिपुरा जाना है, तो बांग्लादेश उसको परमिशन दे देगा कि ठीक है आप इसे लेके जाओ। उसे बांग्लादेश, हम कलकत्ता से चले और कलकत्ता से त्रिपुरा जाना चाहते हैं, मणिपुर जाना चाहते हैं, तो बांग्लादेश हमें परमिशन देगा। हम नेपाल या भूटान जाने वाले गाड़ियों को, बसों को परमिशन देंगे कि आप जाओ, ठीक है। हम उन पर रोक रुकावट, जो भी हमारी अपनी सिक्योरिटी कंसर्न होंगे, उनको हैंडल करने के बाद हम उनको अलाउ कर देंगे कि आप ले जाओ। सर भूटान तो बोल दिया सर जो इनको आगे बढ़ाने में वो असमर्थ है। क्या है सर? मतलब मोटर वाहन समझौता को मतलब आगे बढ़ाने में भूटान तो असमर्थ है, मतलब। देखो ये ध्यान रखें कि हम जो है ना, जब भी ये ऑर्गेनाइजेशन पढ़े, ठीक है, अलग अलग लोग अलग अलग स्टेटमेंट कुछ कुछ आती रहेंगी, उन पर फोकस ना करने के बजाय, देखो मैं हमेशा ये बोलूँगा कि जब भी हमारी ना कभी कभी प्रायोरिटी होती है इमीडिएट न्यूज़। इमीडिएट न्यूज़ को मैं इसीलिए ज़्यादा अक्लमंद न्यूज़ नहीं मानता। किसी ने, किसी आदमी ने कोई घोषणा कर दी, ठीक है, लेट्स से किसी मिनिस्टर ने कुछ घोषणा कर दी, वो घोषणा मीनिंगलेस होती है। मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बताऊं, प्रधानमंत्री भी लाल किले पे खड़े होकर अगर भाषण में कुछ कह दे, उसका कोई मतलब नहीं होता। आप इस बात को समझते हो? जब तक कि वो एग्रीमेंट ना बने, जब तक कि वो लॉ ना बने, जब तक कि वो कोई स्कीम ना बने, ज़्यादा से ज़्यादा वो रोड मैप हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी ने जो लाल किले पे भाषण दिया, दैट कुड बी मैक्सिमम रोड मैप ऑफ द गवर्नमेंट, बट उसकी कोई लीगल सेंटिटी नहीं होती है। ये ध्यान रखिए आप सब लोग। कोई मंत्री कुछ कहते हैं तो हमें इतना जल्दी इन सब से वो नहीं होना चाहिए। ये सब जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हैं वो होती रहती हैं, और हमें उनसे कुछ कंक्लूड नहीं करना चाहिए।
जनरल याद करो, सबसे पहले बेसिक याद करो कि भाई BBIN है क्या, BBIN का प्रेजेंट स्टेटस क्या है, BBIN से बेनिफिट क्या होगा हमें, ये बस, इससे ज्यादा हमारे को किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में वो आप रिसर्च करने की कोशिश करोगे कि BBIN में कब किस मंत्री ने क्या बोला, उसका क्या मतलब है, वो हमारे स्कोप से बाहर होता है। इमीडिएट न्यूज जनरली आपको रिसर्चर तो बना देगी पर हमारे को बेसिक चीज से भटका देगी। तो काइंडली डोंट ट्राई टू जज। जिस दिन ऑफिशियल वो आ जाए, ऑफिशियली ये कहा जाए कि हाँ जी भूटान इस एग्रीमेंट से बाहर हो गया, आप उस दिन काउंट कर लेना कि हाँ जी भूटान बाहर हो गया इससे। बाकी किसने क्या बोला मुझे लगता है उसको हम अभी ना उस पर जाएं, ठीक है। तो हम ये बेसिक लेवल पर हम अपने आप को मेंटेन करें कि भाई भूटान ने रेटिफाई नहीं किया है, अभी उसके साथ बातचीत चलेगी, वो क्या कहता है वो अपनी पक्ष रखेगा, तो वो जब पक्ष रखेगा उस पक्ष को दोनों तरफ सुना जाएगा, तो हम उस पर फोकस करते हैं, ठीक। अच्छा, अगला ऑर्गेनाइजेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है सार्क। देखो मैं जिस बात पे स्ट्रेस करना चाह रहा हूँ वो ये स्ट्रेस करना चाह रहा हूँ कि हमारा ना कभी कभी फोकस ज्यादा डिटेल्ड हो जाता है, जबकि अभी आता हमें कुछ नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं पता होगा पर मैंने एक चीज पढ़ ली और वही मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगी, वो अप्रोच मत रखो। सार्क, मुझे सार्क के बारे में कोई पूछा जाएगा कि सार्क क्या होता है, सार्क कब बनाया गया, सार्क क्यों बनाया गया, मुझे कुछ नहीं पता। पर सार्क में पाकिस्तान ने अभी कल परसों क्या कहा था वो मुझे पता होगा, क्योंकि वो मैंने अखबार में पढ़ लिया। उसको पढ़ना सार्क को पढ़ना नहीं होता है। वो न्यूज, जो न्यूज़पेपर की केवल वैल्यू इतनी है कि न्यूज़पेपर आपको ये बताता है कौन सा संगठन इंपॉर्टेंट है ना। आई होप मैं अपना पॉइंट क्लियर कर पा रहा हूं। अगर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, यस सर है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इमीडिएट रेफरेंस के चक्कर में नहीं पढ़ना है कि उसमें क्या लिखा है। अखबार केवल हमें इतना बता देता है कि आपको सार्क पढ़ना है। अगर सार्क के बारे में कुछ भी खबर छपी हुई है, जब तक कि वो ऑफिशियल कुछ नहीं है तब तक आप उसके बारे में के बजाय ये जानने की कोशिश करो कि सार्क है क्या, सार्क का बेसिक क्या है। तो सार्क क्या है? सार्क एक रीजनल या क्षेत्रीय इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है साउथ ईस्ट एशिया का, जिसमें कि ये 8 देश ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 देशों का ये समूह है। काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है। इसका एक प्रोग्रेस, ये 1900 कितने में बनाया गया था, 80-88 1985 ठीक है, 1985 में बनाया गया था सार्क। और इसमें जो रिसेंट टाइम की बड़ी वो थी कि 2006 में हमने साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सार्क के अंदर साफ्टा एग्रीमेंट किया था, यानी कि सार्क देश आपस में एक दूसरे से बिना किसी ड्यूटी के इंपोर्ट करेंगे, ये हमने एग्रीमेंट किया था सार्क में। सार्क में कई और देश एज अ ऑब्जर्वर आते हैं, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, ईरान, ये सब इसके ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच का जो टसल है उसने सार्क को काफी हद तक कमजोर कर दिया है, क्योंकि ये सार्क के सबसे बड़े 2 देश हैं और यही दोनों देश मतलब बुरी तरीके से लड़ाई करते रहते हैं। तो इसके कारण जो सार्क एज अ रीजनल ग्रुपिंग फेल कर रहा है, ठीक है, उसकी चीजें नहीं हो पा रही हैं। साफ्टा है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर और पाकिस्तान ने भारत के ऊपर, दोनों ने साफ्टा जो बेनिफिट हैं वो हटा लिए हैं। तो ये सार्क का बेसिक प्रॉब्लम है। इसके अलावा सार्क में साफ्टा है, साफ्टा के अलावा सार्क डेवलपमेंट फंड है, SDF पार्टनरशिप कॉन्क्लेव इसका था। तो ये ओवरऑल सार्क है, परंतु सार्क में ऑफ लेट कुछ विशेष नहीं हो रहा है। सार्क ऑलमोस्ट धीरे धीरे डिफंक्ट होता जा रहा है।
अगला जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हम बात करते हैं वो है क्वाड। ये क्वाड आज के समय में डेवलप हो रहा है। क्वाड इज क्वाड्रिलेटरल स्ट्रेटेजिक डायलॉग। क्वाड का मतलब क्या होता है? 4, 4, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल आप पढ़ते होंगे, ठीक है। क्वाड्रिप्लेजिया, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड का मतलब होता है 4। तो ये 4 कौन है? 4 यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए। ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पावर हैं, पॉलिटिकली डेमोक्रेटिक हैं, डेमोक्रेसी में भी विश्वास रखते हैं, अपने अपने क्षेत्र में वो करते हैं। और एक और चीज, ये सभी के साथ जो है कहीं ना कहीं चाइना के साथ एक तरीके का टसल है। इंडिया का चाइना के साथ है, ऑस्ट्रेलिया का इतना ज़्यादा नहीं है पर फिर भी है, जापान का चाइना के साथ है और यूएसए का चाइना के साथ है। तो ये सारे के सारे एक तरीके से काउंटर वेट करने के लिए, मतलब जो चाइना का बढ़ता हुआ प्रभुत्व है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये क्वाड की मीटिंग शुरू हुई थी और धीरे धीरे ये कई लेवल पर आगे बढ़ रही है। इसमें ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारे 2+2 हैं, जापान के साथ 2+2 है, यूएसए के साथ 2+2 है। 2+2 होता है जिसमें कि हमारे डिफेंस और एक्सटर्नल मिनिस्ट्री दोनों के लेवल पर हमारी बातचीत होती है। 2+2 अरेंजमेंट है ना। 2+2 होता है, आजकल ये ज्यादा यूज होने लगा। व्हाट इज 2+2? 2+2 नॉर्मली जो एक्सटर्नल रिलेशन, हमारे जो विदेश मंत्री जो का काम होता है, हमारे जो फॉरेन रिलेशन होते हैं, उसमें मुख्यतः ज्यादातर बार किसका रोल होता है? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर का, ठीक है, या विदेश मंत्रालय का। विदेश मंत्रालय ही ये सारे काम को संभालता है। डिफेंस मिनिस्टर का भी इसमें कोई रोल हो सकता है? यस सर। कैसे? सर काउंटर टेररिज्म के लिए काम करता है ये, तो उसके लिए आर्मी जरूरी है। मिलिट्री का ऑपरेशन करता है सर, एक्सरसाइज करता है। देखो, सबसे पहला तो हम एक एक्सटर्नल रिलेशन की बात करते हैं। किसी भी देश के साथ हमारे एक्सटर्नल रिलेशन, विदेश क्या कोई भी देश हो, अच्छे बुरे कैसे भी हो सकते हैं, पर रिलेशन होते हैं, ठीक है। बुरे संबंध भी संबंध होते हैं, परंतु जब संबंध हमारे अच्छे हों और हम लोग डिफेंस के टर्म्स में कि भाई सुरक्षा को ध्यान में रखे, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब एक साथ इकट्ठे होते हैं तो वो हमारी जो दोस्ती है उसको ज़्यादा मजबूत बना देते हैं, हमें ज़्यादा मजबूत कर देते हैं। अगर हम अकेले, इंडिया अकेले चाइना का मुकाबला करना चाहे तो शायद ना कर पाए, परंतु अगर उसके पास 3 मजबूत देश हैं तो डेफिनेटली वो ज़्यादा बेहतर तरीके से किसी भी होस्टाइल पावर से डील कर सकता है। जापान अकेले करेगा तो वो डील नहीं कर पाएगा, परंतु अगर वो एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में करेगा तो उसको वो मजबूत होगा। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है, ये 2+2 आजकल, तो इन तीनों देशों के साथ हमारा ये 2+2 अरेंजमेंट है, जिसमें हमारे संबंध ना केवल विदेश मंत्रालय के स्तर पर हैं, परंतु हमारे जो डिफेंस मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय के स्तर के भी हमारे संबंध हैं। हमारे जो फाइनेंस, जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर होते हैं और डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, वो रेगुलरली मिलते हैं दोनों पक्ष के, दोनों तरफ से, दूसरे देशों के। वो अरेंजमेंट कहलाता है 2+2। और क्वाड भी इस तरीके से एक हमें मतलब इस लेवल पर ले जाके कि स्ट्रेटेजिक अलाइज इन देशों को, स्ट्रेटेजिक अलाई का मतलब होता है, हम ये टर्म हिंदी में से क्या बोलते हैं, किसी को अगर पता हो तो, स्ट्रेटेजिक को रणनीति, ठीक है, रणनीति के पार्टनर, ठीक है। तो हम जब ये टर्म यूज करें कहीं भी अपने विदेश में, फॉरेन अफेयर्स में, स्ट्रेटेजिक अलाई, तो इसका मतलब होता है कि वो हमारे सिक्योरिटी कंसर्न को भी हैंडल करने में हमारी मदद करता है। एक तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो गया,
इकोनॉमिक संबंध तो लगभग हमारे सब देशों के साथ हो जाते हैं, चाइना के साथ भी है जो इसके साथ हमारी दोस्ती नहीं है, परंतु फिर भी हमारे उसके साथ बहुत अच्छे इकोनॉमिक संबंध हैं। पर स्ट्रेटेजिक संबंध हमारे बहुत ही कम देशों के साथ हो पाएंगे कि हम उन पर इतना भरोसा कर सकें कि उनको अपनी डिफेंस फोर्सेस को शेयर कर सकें। तो ऐसे संबंध हमारे इन क्वाड देशों के साथ हैं। इसका उद्देश्य है कोऑपरेशन, काउंटर टेररिज्म, डिजास्टर रिलीफ, एयर टाइम सिक्योरिटी, डेवलपमेंट, फाइनेंस एंड साइबर सिक्योरिटी एफर्ट्स, ये सब हम क्वाड के जरिए जो है करना चाहते हैं। ठीक है। एनुअल मालाबार एक्सरसाइज, जो मालाबार एक्सरसाइज मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं, इंडिया और यूएसए के बीच में शुरू हुई थी, बाद में ट्राइलेटरल हो गई, अब इसमें ऑस्ट्रेलिया भी इसमें ज्वाइन करता है। अच्छा हाँ, इसमें हमने ऑस्ट्रेलिया को अभी इनवाइट नहीं किया इन एक्सरसाइज में। हम नहीं चाहते हैं कि चाइना के लिए हम इसको वो बनाए, मतलब चाइना की अटेंशन इस तरफ अट्रैक्ट करें। तो अभी के लिए हम यहीं पर एंड करते हैं क्लास। ठीक है, 9:30 ऑलरेडी। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। और आप लोग भी साथ पढ़ लेंगे। अगर आपने असाइनमेंट पूरा कर लिया हो तो मैं नए असाइनमेंट अपलोड करा दूं? यस सर, करवा दीजिए सर। नो सर, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर जिन्होंने नहीं किया हो आज प्लीज कंप्लीट कर लें रात तक, ताकि मैं उस असाइनमेंट को अपलोड करा पाऊँ। ठीक है, प्रॉब्लम आ रही है। चलिए अभी इस चर्चा को बंद करते हैं, फिर जो भी प्रॉब्लम होगी सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर।